नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संविधान में और संविधान में हमारा टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। इसकी हम पिछली कक्षाओं में हमने जहां तक बात की थी, हमने बात की थी फोर्थ जजेज केस के बारे में। फोर्थ जजेज केस केस के बारे में मतलब फोर्थ जजेज केस में हमने 99वां संविधान संशोधन के बारे में बात की थी कि 99वां जो संविधान संशोधन था वह सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, शक्ति पृथकीकरण के कारण क्या कर देता है, उसे पूर्णतः रद्द करता है। यहां तक कि हमने मतलब न्यायाधीशों अब तक हमने क्या बातें की थी, सिर्फ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बातें की थी कि नियुक्ति जो होगी वह किस आधार पर की जाती है। न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली का पूरा आधार हमने बता दिया कि कॉलेजियम प्रणाली किस आधार पर की जाए। और इवन अगर हम बात करें संविधान के अंदर ऐसी कोई भी कॉलेजियम प्रणाली जैसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है जो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। अब हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अगर हम बात करें, सुनना जरा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम नियुक्ति की बात करें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है, तो ध्यान रखना यहां पर संविधान मौन है। हम कह सकते हैं यहां पर संविधान मौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में संविधान के अंदर किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। या हम क्या लिख सकते हैं, संविधान मौन है। ठीक है, एक बात तो ये। प्लस फिर आधार क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब तक हम प्रक्रिया करते आए हैं कि जो भी मतलब वरीयता के आधार पर वरिष्ठतम न्यायाधीश माना जाता है। यानी अब तक की प्रणाली क्या है, वरीयता के आधार पर वरिष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वही क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति न देकर उसे जैसे हम बात करें 1975 के लगभग आसपास, सॉरी 75 नहीं, 1973 की बात करते हैं। 1973 के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है अजीत नाथ रे। ये केस होता है अजीत नाथ रे का। अजीत नाथ रे के अंदर अगर हम बात करें कि जब एक फेमस के हमारे केशवानंद भारती वाद आपने सुना होगा। केशवानंद भारती जो अब तक का केशवानंद भारती वाद, ये केशवानंद भारती वाद जो अब तक की संविधान की सबसे बड़ी पीठ मानी गई है। ठीक है, ये कब होता है? 1973 में। कब होता है? 24 अप्रैल 1973। उस समय हमारे सीजीआई कौन थे? एस एन सीकरी। कौन थे? एस एन सीकरी। एस एन सीकरी 24 अप्रैल को अपना परिणाम मतलब केशवानंद भारती का फैसला करते हैं और 25 अप्रैल को एस एन सीकरी का कार्यकाल खत्म हो जाता है। यानी कब हो जाता है? 25 अप्रैल को। अब सुनना, इसमें हमें कितने जनों की पीठ बैठती? 13 जनों की। यह फैसला आता है 7 और 6 बहुमत के आधार पर आता है। 7-6 बहुमत के आधार पर आता है यह फैसला। अब ध्यान देना, वरिष्ठतम न्याय हमारे सीजीआई कौन था? एस एन सीकरी, जिसमें 7वें में था। ठीक है, इसके बाद 2 और वरिष्ठतम नागरिक होते हैं जिनके फैसले मतलब जनता के पक्ष में होते हैं, मतलब केशवानंद भारती के आधार पर होते हैं, यानी सरकार के खिलाफ होते हैं, इनमें होता है। लेकिन चौथा जो होता है वो इसमें होता है, और वो चौथा कौन था? अजीत नाथ रे। अजीत नाथ रे। और इस अजीत नाथ को क्या बनाया जाता है? वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई, वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई न बनाकर वैसे सीजीआई बनाया जाता है। यानी अगर वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई बनाते तो केशवानंद भारती मतलब एस एन सीकरी के बाद जो वरिष्ठतम होते हैं उनको सीजीआई बनाया जाता, लेकिन उनको सीजीआई नहीं बना करके अजीत नाथ रे को बताएं। इसी आधार पर अगर हम देखें, एक और केस होता है 1900, अगर हम बात करें
1977 के आसपास हबीबुल्ला बेग, 1977 के आसपास एक और सीजीआई होते हैं हबीबुल्ला बेग, यानी मोहम्मद हबीबुल्ला बेग, हबीबुल्ला दुल्ला बेग बनते हैं सीजीआई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सीजीआई जो होता है वो हबीबुल्ला बेग होता है, यह भी वरीयता के आधार पर नहीं होता है, यानी वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका ध्यान देना। एक इमरजेंसी, उस समय इमरजेंसी का केस लगा था 1975 के अंदर, आप सुनते हो 1975 में जब इमरजेंसी थी, तब संविधान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बिठाई गई, उसके अंदर हमीदुल्ला बेग भी थे, हमीदुल्ला बेग भी थे, और इसमें 5 जनों की पीठ थी। इसमें 4-1 से बहुमत आता है। क्या आता है? 4-1 से बहुमत आता है। और ये जो 4 होते हैं, ये सरकार के खिलाफ होता है कि इमरजेंसी में जितने भी व्यक्तियों को पकड़ा गया, वह गलत तरीके से पकड़ा गया, वह निर्दोष है, उन्हें छोड़ा जाए। ये 4 का था। और एक था हबीबुल्ला बेग, जो किसके खिलाफ था, मतलब इस फैसले के खिलाफ था। तो हबीबुल्ला बेग को क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर सीजीआई बना दिया जाता है। ये बात भी अपनी ध्यान, अभी तक यही होता है, अजीत नाथ रे और हबीबुल्ला बेग, ये है अभी तक की बात। अब हम बात करते हैं आगे इससे कि क्या अब हमने एक बात और की कि सीजीआई जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है, वह उसके लिए वह जब रिटायरमेंट होता है, जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, तो वह न तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील का काम नहीं कर सकता, वकील का काम नहीं कर सकता। यह जब उसका कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन उसके बारे में हम सुनते हैं कि हमने एक और पढ़ा था कि जो भी कुछ ऐसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्होंने क्या किया था अब तक, मतलब जब कार्यकाल खत्म होता है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ते हैं। कुछ मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल भी बनाया गया है। उनमें हम चर्चा करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक अगर हम बात करें सीजीआई, आप देखो वाई वी चंद्र, एक तो ये ध्यान रखना, सुनो, वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ अब तक के सर्वाधिक सर्वाधिक क्या रहे हैं, ये सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इनका, कार्यकाल रहा है कितने महीने, 88 महीने। ये 16वां नंबर के थे जब इनका कार्यकाल होता है, ये 16वां नंबर के थे। ये 88 महीने तक क्या बनते हैं, सीजीआई बनते हैं। और सबसे कम कमलनाथ, कमलनाथ सबसे कम कौन होता है, कमलनाथ, कमलनाथ, ये कितने दिन बनते हैं, 17 दिन, 17 दिन सबसे कम। कमल, कई बार क्वेश्चन भूल लेगी, सर्वाधिक कार्यकाल कौन से मुख्य न्यायाधीश का रहा है, तो वाई वी चंद्रचूड़ 88 महीने, ये 16वें नंबर पे थे। कमल सबसे कम रहा था 17 दिन के लिए, किसका, कमलकांत का, किसका था, कमलकांत। अब हम बात करते हैं, जैसे के सुब्बाराव है, सीजीआई के सुब्बाराव है, इन्होंने अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। कौन है, अगर हम बात करें के सुब्बाराव, आपने नाम सुना होगा के सुब्बाराव, कार्यकाल पूरा होने के बाद, पूरा होने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो यह चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति, मैंने बताया था, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये किसी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। तो कार्यकाल पूरा होने के बाद ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। ये बात में ध्यान रखना, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं के सुब्बाराव। और इसी के साथ एक और है, एक और उनका नाम है, पूर्व न्यायाधीश थे, क्या थे, कृष्ण अय्यर, वीपी कृष्ण अय्यर। एक और थे वीपी कृष्ण अय्यर, वीपी कृष्ण अय्यर भी क्या करते हैं,
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। वीपी कृष्ण अय्यर भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। किसका चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। कौन, वीपी कृष्ण अय्यर। अगर हम बात करें हेगड़े, एक न्यायाधीश होते हैं हेगड़े, जो पहले क्या थे, ध्यान देना, हेगड़े जो पहले थे राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्यसभा का सांसद में के रूप में जब वो कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पद पे, मतलब उनका कार्यकाल खत्म होता, फिर वह क्या करते हैं, न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। और जब वह न्यायाधीश बनने के बाद वो बीच में ही अपना क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा के अंदर वह सांसद बनते हैं। क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। ठीक है, तो वो उनका नाम क्या है, के एस हेगड़े, के एस हेगड़े। अगर हम बात करें के एस हेगड़े के बारे में, पूछ लिया जाए के एस हेगड़े, ये जो के एस हेगड़े हैं, ये प्रारंभ में क्या थे, राज्यसभा का, राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, और राज्यसभा के सांसद के बाद में ये क्या बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। ध्यान देना इस बात को, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते हैं और ये इस्तीफा देते हैं। जिन इस्तीफा मैंने अभी बताया था ना, 1977 के अंदर जब हबीबुल्ला बेग न्यायाधीश बनाए जाते हैं, वरीयता के आधार पर नहीं बल्कि उनको उस आधार पर न्यायाधीश बनाया जाता है, तब इन हेगड़े क्या देते हैं, ये इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देते हैं कि हमसे जूनियर को हम सीनियर नहीं बोल सकते, तो उस आधार पर के एस हेगड़े क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा चुनाव में भी ये लोकसभा सांसद बनते हैं। फिर लोकसभा सांसद, ध्यान रखना इस बात का, लोकसभा का सांसद बनते हैं कौन, के एस हेगड़े। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और सांसद है पी सदाशिवम। पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के जब वो न्यायाधीश थे और जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तब उन्हें सरकार राज्यपाल बनाती है। क्या बनाती है, राज्यपाल। पी सदाशिवम, पी सदाशिवम, पी सदाशिवम क्या थे, न्यायाधीश इसमें सुप्रीम कोर्ट में। और जब इनका कार्यकाल खत्म होता है, कार्यकाल खत्म होता है, तब उसके बाद इनको राज्यपाल बनाया जाता है। इनको राज्यपाल बनाया जाता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना। मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, कौन से न्यायाधीश थे जो राज्यपाल के पद पर रहे, पी सदाशिवम। कौन से न्यायाधीश थे जो राज्यसभा सांसद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, तो कौन था, के एस हेगड़े। ठीक है, ये बात देना, लोकसभा का सांसद भी बनते हैं के एस हेगड़े। ये बात, आज राष्ट्रपति का चुनाव किया डी सुब्बा राव। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आजकल क्वेश्चन बनने लगे तो समझो कि इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखें। अब हम चलते हैं इसकी शपथ के लिए। शपथ का प्रावधान 124 में, और शपथ क्या है, शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति। देखो, मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और या राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रतिनिधि को भेजने पर वो क्या दिलाता, मुख्य न्यायाधीश को शपथ। अन्य न्यायाधीशों को भी प्रावधान तो ये है। मुख्य न्यायाधीश लिखो जरा, हम बात करते हैं शपथ। और शपथ किस में है, आर्टिकल 124 में। ठीक है, 124 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। और शपथ किसकी दिलाता है, संविधान के प्रति निष्ठावान की, संविधान के प्रति निष्ठावान की। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को
शपथ दिलाता है, ठीक है। और शपथ कौन सी है? संविधान के प्रति निष्ठावान की, संविधान के प्रति निष्ठावान, निष्ठावान, ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठावान की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, ठीक है। कौन की शपथ दिलाते हैं? और एक और ध्यान रखना, किस अनुसूची अनुसूची के तहत है? अनुसूची, ये भूल मत जाना, अनुसूची का प्रावधान दे रखा है, तीसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची, ये ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में क्या है? वेतन भत्ते। अनुच्छेद 125 में क्या है? वेतन भत्ते। और वेतन भत्ते मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को वेतन भत्ते कौन निर्धारण करता है? संसद निर्धारण करती है। कौन करता है? मतलब वेतन हम लिख सकते हैं संसद के द्वारा वेतन भत्ते, वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है। और यह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा। यह भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। क्या? वेतन भत्ते किसके? मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के। यह बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक क्या है हमारे सामने? हम बात करें अनुच्छेद 126 की। अनुच्छेद 126 क्या कहता है? अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। हम बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। सुना जरा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में क्या लिखा गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में लिखा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश, कोई किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक बना सकता है। यह वरीयता और वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रपति जिसे न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनता है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि वरिष्ठतम ही जो उसके बाद जो बनेगा वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा कार्यवाहक। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति जिसे चुनेगा वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, तो लिखो जरा कि मुख्य न्यायाधीश, लिखते हैं मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो रिक्त होने पर का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। आई बात समझ में? क्या लिखा मैंने? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसमें लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वरिष्ठतम जो है उसको कार्यवाहक बना दिया जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करें, ये तो है आर्टिकल 126। अब बात करते हैं अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 क्या बोलता है? अनुच्छेद 127 बोलता है तदर्थ या एडॉक न्यायाधीश,
तदर्थ या एडॉक न्यायाधीश। तदर्थ और एडॉक न्यायाधीश मतलब समझो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है, कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से क्या करेगा, सलाह मशुरा करेगा। राष्ट्रपति से क्या लेगा, सलाह मशुरा या परामर्श लेगा। और राष्ट्रपति से परामर्श लेने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो उसे लगे कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसे वह तदर्थ यानी कार्यवाहक यानी तदर्थ न्यायाधीश बना सकता है, यानी कार्यवाहक न्यायाधीश बना सकता है। यह बात भी एडॉक न्यायाधीश बना सकता है। क्या बना सकता है, क्या लिखेंगे हम कि यह बात तो समझ में आ गई ना, तदर्थ और कार्यवाहक मतलब कोरम गणपूर्ति नहीं होने पर। और कोरम गणपूर्ति का जो प्रावधान जो संविधान के अंदर इसको स्पष्ट रूप से बता नहीं रखा है कि कोरम कितना कोरम होना चाहिए गणपूर्ति के रूप में। तो हम लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में पहले तो इसका हेडिंग डालो, सॉरी पहले तो इसकी आप हेडिंग डालो, तदर्थ या तदर्थ एडॉक न्यायाधीश। ठीक है, हो गई। अब लिखेंगे यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में कोरम, यहां पर लिख सकते हैं हम गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर, नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। उसके बाद हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति देता है कार्यवाहक के रूप में, ऐसा लिख सकते हैं हम, यानी तदर्थ या एडॉक के रूप में, तदर्थ या एडॉक के रूप में। ये बात ध्यान रखना, यानी उसको लगे कि हाई कोर्ट का यह न्यायाधीश मुख्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो वह उसे तदर्थ यानी एडॉक के रूप में कार्य रूप यानी सौंप सकता है। यह बात लिखिए अनुच्छेद 127 में। इसी का अगर हम रूपांतरण देखें अनुच्छेद 128 में, अनुच्छेद 128 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 128 में लिखा है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं वह भी क्या कर सकते हैं, अगर कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों के रूप में, यानी कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है, तो उन रिटायर्ड न्यायाधीशों को क्या सौंपा जा सकता है,
वापस न्यायाधीशों के रूप में कार्य सौंपा सकते हैं। इस दौरान इनके जो वेतन भत्ते होंगे, जो भी उनकी जो सेवाएं होंगी, वह पूरी उसी आधार पे दी जाएगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दी जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। रिटायर्ड न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। ठीक है, किस आधार पर लिख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर, गणपूर्ति नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश किससे परमिशन लेगा? राष्ट्रपति से परामर्श लेकर रिटायर्ड न्यायाधीश को न्यायाधीश को पुनः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति देता है। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कि जो रिटायर न्यायाधीश है वह मतलब अगर गणपूर्ति कोरम नहीं हो रहा है तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति से परामर्श लेगा और राष्ट्रपति के परामर्श लेने के बाद वह उन्हें पुनः सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा। इस दौरान जो तदर्थ यानी एडॉक न्यायाधीश है प्लस रिटायर्ड न्यायाधीश, इनका मानदेय, इनका वेतन भत्ते उसी आधार पर दिया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को दिया जाता है। यह बात अच्छी तरह से याद रखना इस बारे में। अब इसके आगे की क्लास हम लेते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके आगे की जो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लेते हैं। तब तक के लिए जय राम जी की।